हाँ जी। एमन, दिलशाद, फैजान, फारूक, फरजीन, हमजा, इमरान, हसनैन, आसिफ, अब्दुल्ला, नासिर, मोहम्मद, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, साद, समरा, सना, शबनम, शाजेब एंड यासिर। आवाज आ रही है सबको? बेहतरीन हो गया। हाउ वाज योर वीकेंड? ठीक है फैजान साहब। बोरिंग वीकेंड? क्यों भाई? Didn't do anything constructive? Oh, flu and fever. चले, I hope you get well. रिजल्ट की टेंशन? अच्छा, कब है रिजल्ट? एक मिनट, ये तो मैं भूल ही गई थी। नवंबर इंटर स्टार्ट हो चुका है। ओ बेहतरीन हो गया। जबरदस्त। 12th को है? हम्म। फैजान ने बिंज वॉच की ऑल द लेक्चर्स। चलें, देयर थोड़ा डिफरेंट बिंज वॉचिंग हुई है। गुड वन। दिस इज अ वेरी हेल्दी एंड हेल्पफुल वाला बिंज वॉचिंग। चलें जी, नेक्स्ट ट्यूसडे को है ना रिजल्ट। अभी अभी से क्यों टेंशन ले रहे हैं? और ऊपर से जो काम किया था वही होगा ना, जो बीज बोए थे आपने। खेती इसकी जो है वो एंजॉय करनी है, अर्न करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, हो जाएगा। अल्लाह ताला आसानियां करेंगे सबके लिए इंशाल्लाह। सारे अपने गुनाह याद आ रहे होंगे ना रिजल्ट से पहले, है ना? आ रहे नहीं आ रहे? है, हमने उस टाइम पे ये किया था, है ना? और जो 2-3 हफ्तों से अपने अम्मा अब्बा के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे, है ना? या वैसे ही करते होंगे, आई एम श्योर। नॉर्मली भी करते होंगे, है ना? नो ऑफेंस, बट ऑन अ वेरी ऑन अ नॉन सीरियस मोड। माँ बाप से खिदमतें भी हो रही होंगी, दूसरे लोगों की बहन भाइयों की खिदमतें हो रही होंगी। चलो, बहन भाइयों की तो नहीं करते ना इज्जत नॉर्मली, है ना? बहन भाइयों की खिदमतें भी हो रही होंगी कि बड़ी जरूरत है दुआओं की। डेट किसी को नहीं बता रही? अच्छा, वही ना, दुआएं चाहिए ना सबकी, छोटे बड़े हर किसी की। माँ बाप की तो चाहिए चाहिए, बहन भाइयों की भी चाहिए होती है। ओ, मेरी दुआएं तो खैर सारे स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, भले वो अच्छा स्टूडेंट हो, गंदा बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो। ऑल द स्टूडेंट्स आर equal in front of me, in my eyes, definitely. पहले जो है वो रिजल्ट की डेट अपने रिजल्ट के लिए बड़ी वो होती थी, डरावनी लगती थी। अब जो है वो आप लोगों के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है वो डरावनी लगती हैं। दिल उसमें भी खराब हो रहा होता है एक रात पहले जो है। वैसे आ तो जाती है नींद आराम से अब। झूठ तो मैं नहीं बोलूंगी, अपने टाइम पे नींदें नहीं आती थी नींद। और लेकिन ये है कि अब आप लोगों के टाइम पे जल्दी आंख खुल जाती है, इन अदर वर्ड्स, या कह लें जी कि रात को सोने से पहले दुआ जरूर करके सोती हूँ कि अल्लाह ताला खैरियत रखे। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी उम्मीद रखें। अच्छा मोहम्मद बिलाल, में से मैं आपके घर वालों को बता दूं कि फर्स्ट सेकंड ट्यूसडे ऑफ नवंबर एंड मे। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, आई थिंक सेकंड। नहीं, सेकंड ट्यूसडे ऑफ नवंबर एंड मे जो है वो आपका रिजल्ट का वो है ट्यूसडे।
है ना, बता दें उनको, एक ही दफा उनको सब बता देना कि जो सेकेंड ट्यूसडे ऑफ नवंबर एंड में ये रिजल्ट वाला होता है, तो मेरी शक्ल देख के आप अंदाजा लगा लिया करें क्या रिजल्ट आया। अल्लाह ताला खैरियत रखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सारा बहुत अच्छा रखेंगे, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। अगर पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो दुआएं मांगे, मुआवजे की उम्मीद रखें। मैं तो ये दुआ मांगती थी, अल्लाह मुआवजा ही दिखा दे, है ना। पेपर वो चेक कर रहा, और चेकर जो है उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाए और वो क्रॉस को जो है वो टिक कर दे। बहुत इस तरह की दुआएं मांगी जाती हैं, है ना। और अल्लाह में बस इस दफा पास करा दें, फिर ये वाला काम नहीं करेंगे, दुआएं नमाज टाइम पे पढ़ेंगे, है ना। तो खाना ना खाने से पता लग जाता है। हाँ, अगली बार मेहनत करेंगे, यही होता है हर किसी का यही हाल होता है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सारी जो है वो सारे एक ही हम कश्ती की सवारी हैं, ठीक है। डूबती हुई कश्ती कहें या उसको क्या कहते हैं, फुल ऑन स्पीड, फुल स्पीड अहेड वाली कश्ती कहें, वो डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे। डे वन से पढ़ना है, और डे वन होता ही नहीं कभी, है ना। हमेशा जो है वो एग्जाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले सही वाली पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद ख्याल आता है कि अब हम गए काम से। लेकिन चले, आई होप सीमा की तैयारी आप लोग पहले से करेंगे इंशाल्लाह, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द रिजल्ट इज। हाँ जी। तो बिफोर गोइंग मूविंग ऑन टू आवर मेन चैप्टर, मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगी। जी सनम, आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पर रिगार्डिंग लेबर, वो हो गया सॉल्व। हाँ जी, लेबर की एंट्रीज भी देखनी है, बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अब। अच्छा जी, देखें लेबर के अंदर आपने बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही सिंपल हर चीज को रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता है कि जी पॉलिसी क्या है, वो आपको दी जाती है, ठीक है। आपको बताई जाती है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द पॉलिसी, कैसे किस तरीके से अपने ओवरहेड या बोनस जो भी है वो कैलकुलेट करना है। जी अनस, जल्दी से पूछिए, लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है आपका। मोहम्मद शाहरुख, शाहरुख का क्वेश्चन जैसे आया रिलेटेड टू रिजल्ट, व्हाट डू यू से, शुड वी ड्रॉप एनी सब्जेक्ट आफ्टर रिजल्ट इन केस नीडेड, और शुड वी कंटिन्यू विद द वंस वी आर स्टडीइंग फॉर अ मंथ। अच्छा, उसमें जो है ना मोहम्मद शाहरुख, एक तो ये कि रिजल्ट के बाद अगर हम इस बारे में डिस्कस करें ना, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे, तो वो ज्यादा सही रहेगा। इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा पेपर खुदा ना खास्ता रुक गया, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अगर तो वो पेपर जो आपका रुका है वो इतना कोई मतलब वो नहीं है, कम्बरसम नहीं है, या उसमें वो न्यूमेरिकल, वो डिपेंड करता है कि वो इसमें कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, आपके पास करंटली कितने सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो वो जो है ना उस टाइम पे डिस्कशन करना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इस बारे में, ठीक है। तो उसमें फिर है कि मेरा सजेशन नॉर्मली ये होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी का FAR 1 जो है वो खुदा ना खास्ता रुक जाता है, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में आपने वो दिया है, करंट अटेम्प्ट में आप दे रहे हैं FAR 2, CMAC और ऑडिट, लेट से 3 दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि फिर देखना पड़ता है कि भाई FAR 1 का किस हद तक आपको प्रैक्टिस है, या किस हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अभी सिर्फ क्या रिविजन की जरूरत है। क्योंकि FAR 1 जो है, इन माय ओपिनियन, अगेन ये ओपिनियन डिफर कर सकता है, किसी और टीचर से पूछो तो वो शायद आपको ग्रीन सिग्नल दे दे कि हाँ भाई ठीक है, जाओ कर लो तीनों, मतलब 4 सब्जेक्ट ये ले लो।
अब मैं ये कहूंगी कि भी देखें FAR 2 में भी इतनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, CMAT में भी इतनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, FAR 1 में भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और ऑडिट तो चले वो है थ्योरेटिकल है, उसमें इतना है कि उसमें भी याद रखने की तो चीजें होती हैं, राइट। तो ये ना हो कि बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करने वाले सारे हैवी किस्म के जो हैं वो सब्जेक्ट्स हो जाए, तो उस बेहतर है कि आप FAR 1 FAR 2 या CMAT में से कोई ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर तो एक बैलेंस मेंटेन हुआ हुआ है आपका जो है वो थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, और नजर आ रहा है कि भी इतना कोई इश्यू नहीं होगा, तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। तो एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई सब्जेक्ट आपका हो गया है, क्या कहते हैं, रुक गया है, और आपको लग रहा है कि यू कैन गो अहेड विद इट, ठीक है, कि कोई मसला अब देखिए महीना आपको हो जाए, महीना डेढ़ तो हो जाता है एक नए सब्जेक्ट पढ़े हुए जो नए बिल्कुल इंटायरली, जैसा CMAC हो गया, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि आपको किस हद तक चीजें समझ में आ रही है ना, आपका पोजीशन है, होम असाइनमेंट्स जो हैं वो आप सही तरीके से कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो महीना फिर मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई देखिए एक महीना और लेके देख लें क्लासेस, ठीक है, एक महीना और क्लासेस लेके देख ले। अगर तो आपको वो चारों सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी FAR 1 में मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ विद FAR 2 एंड CMAC एंड ऑडिट, राइट। तो मैं फिर ये सजेस्ट करती हूँ कि ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो आप एक काम ही करें, एक महीना एक डेढ़ महीना ना ट्राई करें, और अगर आपको एक डेढ़ महीना लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, कि जी मुझे नजर आ रहा है कि अब जो है वो FAR 2 जो है वो थोड़ी सी एडवांस इतनी ज्यादा हो गई कि मुझे FAR 2 और CMAC दोनों में जो है वो बहुत टाइम लग रहा होता है, कि मुझे FAR 2 और CMAC के अलावा कोई और टाइम मिल ही नहीं रहा कि मैं कोई न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करूं या मैं कुछ रिवाइज करूं, तो फिर अगेन फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई बात नहीं, आप आगे जाके जरूर फिर ड्रॉप करते हैं, आप फिर रिस्क ना लें, आप ये ना कहें कि भाई मैंने चारों उठाया तो मैं चारों ही दूंगा या दूंगी, तो फिर आप बेहतर है कि आप अपना लोड आसान रखें और उसको ड्रॉप कर दें और उसको फिर अगले किसी कॉम्बिनेशन में कर लें, ठीक है। तो बहुत ही कोई सब्जेक्टिव किस्म का एक सवाल है आपका, ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी क्या आपकी क्या कहते हैं स्किल्स हैं, कितना आपको टाइम लगता है चीजों को पिक करने में, कितना टाइम लगता है आपको चीजों को मतलब सॉल्व करने में, कितना टाइम आप जाया करते हैं ऑन एन ओवरऑल बेसिस पूरे दिन में, राइट। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। तो जब आप रिजल्ट आपका आएगा तो फिर इंशाल्लाह, अल्लाह न करे इस डिस्कशन की ना बताए वैसे तो, ठीक है, कोशिश रखेंगे ना इसकी जरूरत पड़े, ठीक है जनाब। अच्छा, क्लास 6 एंड 7 में है कि y=2x फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर टाइम कैलकुलेशन, लेंगे इन दोनों क्वेश्चंस। y जो है कॉस्ट है ये बेटा, y=ax में y जो है दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, फिर टोटल कॉस्ट के लिए हम y को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल यूनिट से। अभी आपका इंडिविजुअल सवाल है, आप ये मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। अब मैं क्लास 6 एंड 7 जो है अब वो हम डिस्कस कर चुके हैं। y जो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला है उससे जवाब आपके पास आता है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, ये बात तो कंफर्म है। फिर अगर आपको टोटल टाइम चाहिए होता है तो y को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट स्टेप में, फिर आप उसको डिफरेंट स्टेप पे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है अनस। मुझे 6 और 7 का जो आपको इशू आ रहा है आप मुझे व्हाट्सएप करो, ऑडियो भेजो कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको। हमेशा हम y जो है वो, मैं तो एटलीस्ट उसको सेपरेट स्टेप में कैलकुलेट करती हूँ ना, मैं तो उसको पहले y कैलकुलेट करती हूँ, फिर अगर टोटल टाइम चाहिए होता है तो टोटल टाइम से तो टोटल यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं। पीछे उन्होंने डायरेक्टली किया होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 60 यूनिट्स का टोटल टाइम चाहिए तो 60 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर b, यस। तो वो y से बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल यूनिट्स को, y तो आपका वही है। अच्छा जी, अब हम आते जरा हमारा लेबर के अंदर हमारी जर्नल एंट्रीज जो है वो रह गई थी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे याद कराएं, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इसको मुझे याद कराया, ठीक है। तो जब हम आते हैं, मैंने आपको पेज नंबर 79 और 80 का कहा था कि आपने उसको रीड करना है, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या यहाँ पे जर्नल एंट्री आ रही है, टू रिकॉर्ड द टोटल वेजेस अर्नड,
ठीक है। टोटल वेजेस जो आपने अर्न किया, अब आपको पता है कि टोटल वेजेस में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ जो हैं वो डायरेक्ट होती हैं, कुछ आपकी इनडायरेक्ट होती हैं, है ना, यानी कि एफओएच, यानी कि आपकी कुछ जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, कुछ आपके इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस में क्लासिफाई होते हैं, कुछ आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट बनते हैं और कुछ आपके एडमिन का पार्ट बनता है। यस और नो? ठीक है। फैजान, हो भी सकता है ऐसा बेटा, वो कुछ भी वो मिसिंग, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का फ्लो ही डिफरेंट होता है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ मांगा जाता है भाई एक्स यूनिट का नंबर और टाइम निकाले या व्हाट्सएवर, राइट। लेकिन आपसे हो सकता है एक ट्विस्ट, मॉडर्न ट्विस्ट आ जाए उसमें और आपको वाई दे दिया हो और आपको ए या एक्स निकालना हो। ठीक है, चले जी। चले, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि जो टोटल वेजेस हैं उनको अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई भी हमें करना है अल्टीमेटली। ठीक है, चले। अभी हमने वैसे कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन जो है वो इतना डिटेल में नहीं किया हुआ, तो अभी जो मैं आपको जर्नल एंट्री सबसे आखिरी वाली बताऊंगी ना, आपने उसको एज इट इज अभी याद कर लेना है। ठीक है, आगे जाके फिर हमें इंशाल्लाह और चीजें क्लियर रहेंगी। याद है ना, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन हमने एक बीच में जो है वो मटीरियल करने से पहले जो है वो एक छोटी सी एक डायग्राम देखी थी और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम चीजों को इनकर करते हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला था, है ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला था कि हम हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब हम उनको इनकर करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, तो हम किस तरीके से उनको क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से उनकी अकाउंटिंग होती है, राइट। तो उसकी इस चीज को भी हमने डिटेल में भी देखना है, तो एक प्रॉपर एक चैप्टर है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमारी उसमें और भी क्लियर हो जाएंगी। एक दफा हम ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स का इंडिविजुअली हम इनका एनालिसिस कर लें, फिर अब उनको क्लब करके कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में भी इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो जब आप इनकर करते हैं, ये अब हम टोटल पहले स्टेप पे वेजेस देख रहे हैं। पहले तो हम उनका एक्सपेंस इनकर करेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जाहिर सी बात है आपने जो पेरोल पेपर के ऊपर जो टैक्स, आपको पता है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो टैक्स डिडक्ट करते हैं ना, तो वो उनको आगे पे करना होता है, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली टैक्स डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ दी एम्प्लॉयज। ठीक है, फिर जो आपने ऑब्वियसली बात है, अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर तो किसी एम्प्लॉई ने आपसे कोई एडवांस लिया था सैलरी, ठीक है, एडवांस सैलरी किसने ली है, तो जब मैं उसको एडवांस दूंगी तो मैं क्या डबल एंट्री पास करूंगी। अब उसने कहा कि जी अगला महीना क्या, अगला महीना दिसंबर है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई दिसंबर के महीने की आप मुझे नवंबर में ही सैलरी दे दें, मुझे जरूरत है। तो हम क्या डबल एंट्री पास करते हैं, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर अस, है ना, ये हमारा एक एसेट होता है हमारा, इन अदर वर्ड रिकवरेबल या रिसीवेबल आइटम होता है, राइट। तो हम डबल एंट्री क्या पास करते हैं उसकी, एडवांस सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। यस, उसको हमने पेमेंट कर दिए और हमने डेबिट किसको किया, हमने एडवांस सैलरी एक एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने कहा कि ये रिसीवेबल है, राइट। रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ अभी अब तक हमने सर्विसेज जो है वो उसकी अर्न की नहीं और हमने पेमेंट कर दी, हमने बेनिफिट रिसीव नहीं किया, राइट। तो फिर उसके बाद जब वो एक्सपेंस आउट होगा, है ना, जब हम दिसंबर के महीने में उस बंदे से उसकी सर्विसेज रिसीव करेंगे, तो फिर क्या डबल एंट्री पास होगी, हम ये कहेंगे कि अब ये जो हमारा एसेट था ना, अब ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? एसेट क्या होता है, कोई भी आइटम जिसका बेनिफिट आपने फ्यूचर में रिसीव करना हो, राइट। और एक्सपेंस क्या होता है, जिसका बेनिफिट आप अर्न कर चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं, राइट। तो जब आपने वो एडवांस जो है बेसिकली जो आपने इसको दिया था, अब वो आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज जब रिसीव कर ली, तो डबल एंट्री क्या पास होगी, एडवांसेस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो आपने पहले जो है डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंस का अकाउंट। ठीक है, एग्जैक्टली। तो सैलरी एक्सपेंस बेसिकली क्या है, ये पेरोल अकाउंट है। पेरोल इज बेसिकली योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, अभी तक वो एक्सपेंस आउट अभी प्रॉपरली हुआ नहीं, वो हम एंड पे करेंगे, क्लासिफिकेशन अभी इसकी प्रॉपर होनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई और पेरोल से कोई डिडक्शन हो, वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और वो पेरोल के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जो पैसे आपको पे करने हैं अपने एम्प्लॉई को, नॉर्मली जो है ये थोड़ा सा डेफर करके पे किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डिले होके पे होता है, तो पहले एंट्री पास हो जाती है लायबिलिटी की।
आपने कैलकुलेशंस की, आपने कहा मंथ एंड आ गया है, इतनी टोटल वेजेस जो है वो बनती हैं पे करने के लिए, तो पहले आप उसका पेएबल अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो अक्रूड पेरोल क्या है, पेएबल टू दी एम्प्लॉइज, वो आपने क्रेडिट कर देना। ऑब्वियसली बात है, सारे टैक्स डिडक्ट करने के बाद, कोई भी एडवांस सैलरी है उसको डिडक्ट करने के बाद, उसके अलावा अदर जो पेरोल डिडक्शन है उनके बाद जो अमाउंट बनता है, जो अल्टीमेटली आपने अपने वर्कर्स को पे करना है, ठीक है, एम्प्लॉइज को पे करना है। तो अब एम्प्लॉई जो अक्रूड पेरोल है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप पे हम कहेंगे पेमेंट फिर जब होगी पेरोल की, तो फिर क्या डबल एंट्री पास होगी, लायबिलिटी अकाउंट जो था वो अब हो जाएगा डेबिट और कैश है बैंक क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट भी हो गई, एक हिस्सा तो हो गया। एम्प्लॉइज सारे, वर्कर्स भी, डायरेक्ट लेबर भी, इनडायरेक्ट लेबर भी, एडमिन स्टाफ भी, सेल्स का स्टाफ भी, ये सारे अपने पैसे लेके आप चले गए घर। अब आपके पास एक इम्पोर्टेंट काम क्या रह गया है, आपने तो पहले स्टेप पे सारी चीजों को एक ही पेरोल अकाउंट में डाल दिया था। नाउ इज द टाइम फॉर यू कि अब आप इसको प्रॉपरली एक्सपेंस आउट करें, है ना। अब आपको ये बात पता है, हमें कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन से इस बात का आइडिया हो गया कि जो इनडायरेक्ट लेबर होता है फैक्ट्री का, है ना, जो इनडायरेक्ट वी टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री, जो डायरेक्ट लेबर होता है फैक्ट्री का उसने वो WIP अकाउंट में जाना है, ये भी चीज हम आगे जाके भी कंफर्म करेंगे, ठीक है। जो डायरेक्ट लेबर होता है वो WIP में जाता है, जो इनडायरेक्ट लेबर होता है वो एफर्ट अकाउंट में जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिन स्टाफ का और सेल्स स्टाफ की जो सैलरीज है वो तो एडमिन एक्सपेंस अकाउंट और सेल्स के एक्सपेंस के हेडिंग में क्लासिफाई होनी है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे अल्टीमेटली, जो हमारा ये पूल इन वाला अकाउंट था वो अल्टीमेटली पेरोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएंगे रिस्पेक्टिव अकाउंट। डायरेक्ट लेबर चला जाएगा WIP अकाउंट में, इनडायरेक्ट लेबर चला जाएगा FOH कंट्रोल अकाउंट में, सेलिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट में क्या चीज चली जाएंगी, सारी सेल्स रिलेटेड, सेल्स डिपार्टमेंट रिलेटेड सैलरीज, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या चला जाएगा, जो भी आपका हेड ऑफिस से रिलेटेड सैलरीज है, ठीक है, यानी कि एडमिन स्टाफ जो है हमारा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आके फिर आपकी जर्नल एंट्रीज का पूरा साइकिल हो जाता है कंप्लीट, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? तो बहुत सिंपल चीज की ऑब्वियसली डबल एंट्रीज हैं, आपसे क्वेश्चन में मांगी जा सकती हैं, ये सारा वर्कआउट करके ऑब्वियसली बात है वो जब हम एक दफा कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको फिर आपके मतलब वहां पे आप समझें कि भाई ये आपको सही में समझ में आएगी, जो आखिरी डबल एंट्री है, ठीक है। चले जी, तो लेबर के अंदर सिर्फ एक ये चीज रह गई थी, बाकी सब चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली एंड आई होप आप लोगों को लर्निंग कर्व में तरह थोड़ी बहुत की तो गुंजाइश रखते हैं। थर्सडे को इंशाल्लाह आप लोगों का लेबर का टेस्ट है, तो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है जी। चलो जी, अब हम वापस आते हैं किसके ऊपर, ओवरहेड्स पे। अब ओवरहेड्स में अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने क्लास वर्क नंबर 1 को एक नजर देखना है, ठीक है। सॉल्व इसको ऑब्वियसली बातें हम अभी करेंगे। पहला जो पार्ट है इसको हम कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि व्हाट इज मेंट बाय अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, राइट। तक हम लोगों ने इस चीज को तो देखा नहीं है, तो वी आर इग्नोरिंग दिस फॉर द टाइम बीइंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में वो क्या कहता है, ऑन December 1, 2023 Zia Textile Mills Limited purchased a new cutting machine for rupees 1.3 million to augment the capacity of 5 existing machines in the cutting department, right? तो apparently cutting department में 5 पहले machines काम कर रही हैं, ठीक है। तो हम एक नई मशीन लेकर आ रहे हैं टू हेल्प देम, ठीक है, उनको इनकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए। अब आपने हर सवाल को देखना है फ्रॉम ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू। ये लाइन रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जरा आते हैं रिक्वायरमेंट पे। हमें पूरा सिनेरियो समझ आ गया, अच्छा जी एक कटिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है और कटिंग डिपार्टमेंट में हमने एक और मशीन जो है वो खरीदी है, राइट। अब क्या कह रहा है, कंप्यूट द रिवाइज्ड मशीन आवर which the cutting department should use during the year 20x4। तो रेट से क्या मुराद हो गई, रेट से तो मतलब हो गया ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, यस।
यानी कि यहाँ पे हमें अपेरेंटली क्या निकालना है, OAR निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट कि जी पर मशीन आवर हमने किस हिसाब से अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
जी जनाब, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अब मैंने रीजॉइन कर तो लिया है, लेकिन एक और हमारा जो है वो लॉग इन हुई हुई है, तो होपफुली आई विल बी मेड एन ऑर्गेनाइजर। हाँ चले, अब हो गया ठीक। चले जी, बेहतरीन हो गया, यानी कि मीटिंग एंड नहीं हुई थी, है ना? सबसे अच्छी बात तो ये हो गई। चले जी, अब स्क्रीन आ रही है, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है। इतनी एकदम से मेरा गो टू मीटिंग जो है वो मसला होना शुरू हो गया था उसमें। तो चलें जनाब, किधर थे? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा खोलूं। ओहो, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए वही बात है, थोड़ा सा जब आप टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं ना हर चीज के लिए, तो गड़बड़ियां हो जाती हैं। अब जिस तरह मैंने ये चीज नोट की है कि यहाँ पे यूरोप में बहुत ज्यादा रिलायंस है ऑन योर फोन एंड इंटरनेट। और इतनी बात हमने खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया है कि अगर तो यहाँ का जो इंटरनेट है वैसे तो इतना एफिशिएंट और इतना इफेक्टिव है कि कोई बहुत कम मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आती है। और ये मैंने एक किसी एड में भी देखा था इनफैक्ट, कि अगर तो खुदा ना खास्ता यहाँ का इंटरनेट या यहाँ के जो एप्लीकेशंस हैं उन्होंने अगर काम करना बंद कर दिया, यहाँ की जिंदगी 99.9% मफलूज हो जाएगी। यहाँ के जो बाहर की, जो पाकिस्तान से बाहर की अगर हम बात करें, तो यानी कि इतना यहाँ पे लोग रिलाई करते हैं ऑन टेक्नोलॉजी, इतना ओवर रिलायंस है ऑन एवरीथिंग कि सब पागल हो जाएंगे यहाँ वाले सारे। कभी कभार अब जैसा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम इतना रिलायंस नहीं हमारा है टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमारे कन्वेंशनल तरीके जो हैं वो हर चीज में चलते हैं। ठीक है, किसी कहीं रास्ता ढूंढना है तो हर कोई तो गूगल मैप्स नहीं यूज करता, राइट? तो इधर उधर से पूछ पूछ के या पुराने जमाने के मैप्स यूज करके, ठीक है, वो इन अदर वर्ड्स हमें मुश्किल वक्तों में शायद हम उनसे जो है वो बेहतर हो जाए। राइट? इसी तरह से बुक्स जो है वो हार्ड में इस्तेमाल करना, सॉफ्ट में हर चीज यहाँ पे हो गई है, उससे देखिए कितना फर्क पड़ता है। मैंने भी कोशिश, मैं जब पढ़ती हूँ, जब ऑब्वियसली बात है लेक्चर की तैयारी अगर हो, मैं कहीं बाहर हूँ, तो एवरीथिंग इज इन माई फोन। ठीक है,
सारी किताबें मेरे पास फोन में सॉफ्ट में मौजूद है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे से लेक्चर की तैयारी होती नहीं है। ठीक है, आंखों पे इतना स्ट्रेन पड़ता है और थोड़े टाइम बाद मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है और मेरे से कुछ पढ़ा नहीं जाता। तो कभी कभार ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज ऑल्सो नेगेटिव। अब यहाँ पे तो खैर हमारा है ही पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इंटरनेट का साथ देता रहे, लैपटॉप जो है वो ठीक रहे। ठीक है जी, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो हमें बेसिकली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। द न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years आफ्टर विच इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट ₹1,00,000। तो ये हमें इसने क्या दिया होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी के लिए आइडियली, है ना। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है जनाब, दिस कुड हैव बीन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज वेल। उसके लिए फिर हमें रेट निकालना पड़ता है, याद है ना, FR1। ठीक है, आगे चलते हैं। The new machine will be available to cutting department with effect from February 1 2024। चलें जी, अभी कौन सा है, अभी December 1 2023 को आपने परचेज किया। ठीक है, एंड इट विल बी अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम February 1 2024। आगे चलते हैं। It is budgeted that the machine will work for 2,600 hours in 20x4। The budgeted hours include 80 hours for setting up the machine and 120 hours for maintenance। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितने होंगे इस मशीनरी के, तो आप कितने बताएंगे? 2,600 तो टोटल है ना। 2,600 में से 80 घंटे तो सेटिंग अप में लग जाएंगे और 120 घंटे लग जाएंगे इसकी रूटीन मेंटेनेंस में। तो जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो आएंगे 2,400। वेरी गुड, आगे चलते हैं। द रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2024 हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। क्या उन्होंने बताए हुए, electricity used by the machine during the production will be 10 units per hour at the rate of ₹8.5 per unit। अब याद रखिएगा, मशीनरी जो है वो कितने घंटे बिजली इस्तेमाल करेगी, वो तो 2,600 आवर्स ही है। ठीक है, क्योंकि सेटिंग अप द मशीन और 120 आवर्स की जो मेंटेनेंस है उसमें भी तो वो मशीन चल रही है ना, वो चलेगी, उसको हमने इस्तेमाल तो करना है ना। कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि इट विल वर्क फॉर 2,600 आवर्स। तो जाहिर सी बात है इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। जो 2,400 मैंने आपसे निकलवाया इसका काम कहीं और होगा। ठीक है, तो आपने 2,600 आवर्स में जो बिजली का बिल आपके पास आएगा, अगेन दिस इज इंक्रीमेंटल इन नेचर, दिस विल बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट व्हाट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी ₹25,000 पर मंथ, दिस इज ऑल्सो इंक्रीमेंटल इन नेचर, ये भी हमारा यूज होगा। The machine requires replacement of a part at the end of every month, which will cost ₹10,000 on each replacement। ठीक है, तो इसका भी आपको पता लग जाएगा कि टोटल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, पार्ट्स रिप्लेसमेंट एंड ऑल। A machine operator will be employed at ₹9,000 per month, again incremental in nature, है ना। It is estimated that on installation of the machine, other departmental overheads will increase by ₹5,000 per month। अब ये क्या है, this means incremental basically, है ना। कुछ डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स हैं वो आप पहले से ही जो है वो इनकर कर रहे हो। नहीं जनाब, ये बेसिस थोड़ी है। अब बेसिस तो क्या है, बेसिस तो आपका मशीन आवर्स है, ये हो गया ना बेसिस। ये तो आप, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये तो आपको कैसे निकालते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेसिस। यस, तो ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेसिस के लिए तो आपको बता दिया गया, बेसिस आ रही है मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कुछ डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स ऑब्वियसली बात है पहले भी इनकर हो रहे हैं, बिकॉज देयर आर एग्जिस्टिंग मशीन्स एज वेल, लेकिन उन डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स में इंक्रीज आएगा बिकॉज ऑफ द न्यू मशीन। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज ₹5,000। ठीक है, तो हमने इंक्रीमेंटल फिगर जो है वो कंसिडर करनी है। जी आवाज आ रही है सबको? नहीं जनाब, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उस पूरे शाहजेब, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस इस मशीन को खरीदने की वजह से कितना आएगा, आप बताएं। 2,400 के हिसाब से होगा, 2,600 के हिसाब से होगा? फिर ठीक है शाहजेब, अब हम तो टोटल ओवरहेड्स ले रहे होते हैं ना, हमें तो टोटल इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स लेने हैं। यस और नो? नहीं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना।
मैं बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल एक मिसलीडिंग सी मतलब एक वो है वो टर्म लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन के दौरान मशीन जो है ना उसका जो है वो इतना होगा। तो मुझे बात बताइए, जो 200 घंटे ये वाले हैं, ठीक है, ये जो 200 घंटे ये वाले हैं जिसमें कोई प्रोडक्शन अपेरेंटली नहीं हुई है ना, मेंटेनेंस हो रही है और सेटिंग अप हो रही है, तो बताएं मुझे उसकी बिजली का बिल कहाँ जाएगा? क्या वो ओवरहेड में ट्रीट नहीं होगा? उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या होगी, इसका मुझे जवाब दे दे। होगा ना? है ना? तो अगर इस तरह से कुछ आ जाए तो फिर आप ये सोचें ना कि अच्छा ठीक है, 2400 में तो कोई मसला नहीं है, 2400 तो आपका ओवर हेड में चार्ज होना है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 200 आवर्स का, उसका फिर क्या करना है? तो वो भी तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा, है ना? वो भी तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा, राइट? तो लॉजिकली स्पीकिंग 2600 आवर्स का बिजली का बिल आएगा, और मतलब वो हम कहेंगे कि दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड टू द न्यू मशीनरी, है ना? चलें आगे चलें। इंक्रीमेंटल का मतलब है इंक्रीज कितना है, ठीक है? इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, तो कितने से आपका नई मशीनरी खरीदने की वजह से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने से बढ़ेंगे, वो सारी इन चीजों से बढ़ेंगे, ठीक है? आगे आते हैं। कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस अ सिंगल रेट फॉर द रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन्स। अभी बेसिकली इन्हीं चीज के ऊपर हम चल रहे हैं ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस लिए इस्तेमाल होता है, इस चीज को पहले हम कैलकुलेट करें, उसके बाद हम उसको समझेंगे भी, ठीक है? इट हैज बिन बजटेड दैट अदर 5 machines विल वर्क फॉर 12,500 आवर्स, ठीक है? हमें ये बता दिया कि जो न्यू मशीनरी है उसका टोटल कितने आवर्स होंगे, अपेरेंटली 2600 आवर्स, जिसमें से 200 आवर्स की डिस्क्रिप्शन ये दे दी गई है। ऑन दी अदर हैंड, जो पुरानी 5 मशीनरियां हैं, दे विल वर्क फॉर 12,500 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर 2024, इंक्लूडिंग 900 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। तो बिल्कुल ऊपर वाली की तरह उसने आपको ब्रेकअप बता दिया। Presently, the cutting department is charging rupees 390 per productive hour for recovery of running costs of the existing machines. आपको क्या कैलकुलेट करना है? You need to calculate a revised overhead absorption rate based on क्या? अब यहाँ पे हमें देखना है based on productive hours, पर मशीन आवर, पर मशीन का प्रोडक्टिव आवर आपने बेसिकली यूज करना है एज योर बेसिस। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला आपने यूज करना है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। अब आपने पूरे कटिंग डिपार्टमेंट का नया रेट निकालना है, तो जब आप कटिंग डिपार्टमेंट का नया रेट निकालेंगे तो उसमें क्या जाएगा? उसमें नई मशीनरी की से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, पुरानी मशीनरी से रिलेटेड भी, जो 5 मशीनरीज हैं उनसे रिलेटेड भी एक्सपेंस होने, है ना? इज दैट क्लियर? तो अब मुझे बताइए, क्या अभी आराम से हमारा सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। होपफुली आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, कंसिडर भी किया होगा, ठीक है? चलें जी, लेट्स सी। ठीक है, हो गया सॉल्व ये। चलें, लेकिन एक दफा मैंने ऑब्वियसली बातें गो थ्रू कराना है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज हैं उनका जो हम कह सकते हैं कि उनसे रिलेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होंगे। आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए क्या चाहिए? टोटल फैक्ट्री मतलब टोटल कटिंग डिपार्टमेंट, है ना, कि ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय ये आप कर दें कटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? तो टोटल ओवरहेड ऑफ द कटिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, ठीक है? नीचे उसने आपको हिंट भी दे दिया कि आपको फिर कौन से मशीन आवर्स लेने हैं, टोटल मशीन आवर्स लेने हैं या प्रोडक्टिव लेने हैं। तो आपको पता है कि जी प्रोडक्टिव इसमें चाहिए, ठीक है? तो टोटल ओवरहेड्स ऑफ द कटिंग डिपार्टमेंट। अब हम पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको क्वेश्चन सैटरडे को हमने किया था उसमें आपको ओवरहेड दिए हुए थे, आपने उसमें से बस टोटलिंग की थी और सारा काम खत्म। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, है ना? एग्जिस्टिंग मशीन्स के टोटल ओवरहेड हम क्या लेंगे? एग्जिस्टिंग मशीन्स का आपको उसने बता दिया है कि 390 रुपीज पर प्रोडक्टिव आवर, ठीक है? ये आपका रेट चल रहा है, ये आपका रिकवरी रेट है एग्जिस्टिंग मशीन्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जी टोटल मेरे पास क्या फिर टोटल ओवरहेड है, तो मैं क्या करूंगी? 390 पर प्रोडक्टिव आवर मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रोडक्टिव आवर्स, है ना? टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। तो टोटल प्रोडक्टिव आवर्स आपको क्या बताए जा रहे हैं? आपको कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट भी हम यही कर रहे हैं,
12,500 जो है वो टोटल आवर्स है और 900 उनमें से कितने हैं, वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस आवर्स होंगे, है ना, इंक्लूडिंग 900 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। तो फ्यूचर का भी यही है, तो हम कहेंगे कि जी कितना फिर एग्जिस्टिंग मशीन्स का एक बजटेड ओवरहेड्स हो जाएंगे, याद रखिए कि सब बजटेड है, ठीक है। तो कितने बजटेड ओवरहेड्स हो जाएंगे, 390 मल्टीप्लाइड बाय 12,500 माइनस 900। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो 4524000 ये तो आपके पास हो गया एग्जिस्टिंग मशीनरी के ओवरहेड, ठीक है, से रिलेटेड बजटेड ओवरहेड्स। फिर आपके पास आ गया न्यू मशीनरी से रिलेटेड बजटेड ओवरहेड्स क्या होंगे। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन, ये न्यू मशीनरी का बताया गया 10 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 8.5 पर आवर। बहुत आसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, पहली चीज आ गई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, इट विल बी 2600 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.5। किसी को अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमने यहाँ पे 2400 लेना चाहिए था, लेंगे तो 2600 ही ना, बाकियों का फिर क्या करना है, 200 यूनिट्स का क्या करना है, वो भी तो ओवरहेड्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ गई 221000। फिर उसके बाद उसने आपको एक और बताया, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी 25,000 पर मंथ, दिस इज ऑल्सो इंक्रीमेंटल इन नेचर, है ना। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपके पास हो गई, इट विल बी 25,000 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, किससे करेंगे, 11 से। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास वो मशीनरी कब से अवेलेबल फॉर यूज होगी, February 1 से, है ना, February 1 से। तो उसका मतलब है उसकी मेंटेनेंस का काम भी कब से शुरू होना है, February से स्टार्ट होना है, राइट। तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 मंथ, अगर तो पूरा साल होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये आपने कर दिया, ये आपके पास आ गया 2,75,000। फिर उसके बाद अगला आपके पास क्या आइटम आ रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। तो आपको पता है कि जी हर महीने के एंड पे 10,000 का खर्चा आना है, 11 महीने आपके पास जो है वो ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। ये भी आपने क्या किया, 1,10,000 आंसर आ गया। आगे चलते हैं जी हमजा, क्वेश्चन लिख लीजिए अपना। A machine operator will be employed at rupees 9,000 per month. तो ये machine operator wages 9,000। सेकेंड स्टेप में 120 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप कौन सा बेटा, ये वाला जो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, नहीं 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 नहीं, 2600 में दोनों शामिल है ना बेटा। द बजटेड आवर्स इंक्लूड 80 आवर्स फॉर सेटिंग अप एंड 120 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। तो 2600 में 120 शामिल है। तो आप जब उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 करें तो बेसिकली 80 आवर्स भी मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 हो रहे हैं और 120 आवर्स भी हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप इसकी बात ये तो उसने आपको बता दिया है कि 25,000 पर मंथ मेंटेनेंस, नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो जब उसने आपको बता दिया तो उसको आवर्स से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। अगर तो उसने ये बताया होता 25,000 पर आवर तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 120 से, है ना। इसने तो पर मंथ बता दिया है, हर महीने। इसका मतलब ये कि हर महीने के मेंटेनेंस आवर्स फिक्स्ड है। 120 आवर्स फॉर मेंटेनेंस है तो डिवाइड बाय 11 कर दें, जितना भी आंसर आ रहा है, राइट। अज्यूम ये कह रहे हैं और वो ये कह रहा है कि जी हर महीने का इतना मेंटेनेंस कॉस्ट है, पर मंथ है। पर आवर होता तो फिर आवर्स से मल्टीप्लाई करते ना, पर मंथ है तो नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मशीन ऑपरेटर की वेजेस का भी यही होगा, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, है ना। पर मंथ उन्होंने आपको सैलरी दी हुई है और करंट ईयर में आपने 11 महीने जो है उसको चलाना है, तो सिंपल हो गया 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 11। और आपके पास एक और चीज क्या है, इट इज एस्टिमेटेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इंक्रीमेंटल डिपार्टमेंट ओवरहेड्स, ठीक है। इंक्रीमेंटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आपके पास कितने होंगे, 5,000 पर मंथ है, तो हमारे पास क्या वर्किंग हो जाएगी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब ये करने के बाद हम जरा एक और दफा स्किम करते हैं कि कहीं हमारे पास कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, है ना, कोई और ओवरहेड तो नहीं है इस न्यू मशीनरी से रिलेटेड जो हमारा इस लिस्ट में नहीं आ रहा।
तो आपने जब एक क्वेश्चन को एक दफा रिवाइज किया तो आपको ख्याल आया कि ऊपर उसने आपसे बात की है स्क्रैप वैल्यू और डेप्रिसिएशन की, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन भी तो है, दिस इज ऑल्सो एन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ये भी आपका ओवरहेड आ जाता है। कितनी कॉस्ट थी? इट वॉज रुपीज 1.3 मिलियन, ठीक है। 1.3 मिलियन उसकी कॉस्ट है, तो आपने क्या किया, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया। 1.3 मिलियन माइनस स्क्रैप वैल्यू की अज्यूम करेंगे जी 100,000, दिस होल फिगर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years, राइट। तो दिस होल फिगर डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करना है, अभी तो हमें करंट ईयर में 11 महीने है ना आपके पास, ये तो 10 years है, पर ईयर आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो 12 महीने का आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, प्रो रेटा भी करना है, ठीक है। यहाँ तक बात आई होप सबको क्लियर होगी, ठीक है जनाब, यहाँ तक सही समझ में आता है। यानी कि 1.2 मिलियन आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 11/12, ये आ जाता है 1,10,000। अब आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, दैट्स इट, और कोई नहीं है। आपके पास जो टोटल कटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं बजटेड, है ना, टोटल बजटेड ओवरहेड्स ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आपके पास कितना आ गया, 5394,000। अब आपने क्या निकालना है, आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। यानी कि अब आपको क्या चाहिए, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, है ना। तो जरा हम लेकर चलते हैं। 2600 तो उसने कहे थे कि न्यू मशीनरी के आवर्स है ना, प्लस 12,500 उसने आपको बताया था कि पुरानी मशीनरीज के टोटल आवर्स होंगे। अब इसमें से हम जो नॉन प्रोडक्टिव है उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2600 में से 80 जो है वो सेटिंग अप ऑफ द न्यू मशीन था, 120 था मेंटेनेंस का, और 900 था मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड मशीनरीज, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्टिव टोटल कटिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स कितने होंगे, 2600 प्लस 12,500 माइनस 200 माइनस 900, ये आपके पास आ जाता है 14,000 आवर्स। हो जाएगा अब कैलकुलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू 5394,000 डिवाइडेड बाय 14,000। 15,000 पुरानी, 12,500 पुरानी मशीनरीज के है ना, एग्जिस्टिंग मशीनरीज के। हमें तो टोटल कटिंग डिपार्टमेंट में 6 मशीनरीज हो गई ना, तो अब हमें उनकी 6 की 6 मशीनरीज के ओवरहेड चाहिए ना। तो हमने ये देखे एग्जिस्टिंग मशीनरीज के ओवरहेड इस तरह से कैलकुलेट कर लिया ना। उसने आपको एग्जिस्टिंग मशीनरीज का ओआर दे दिया था, आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया प्रोडक्टिव आवर से, तो टोटल ओवरहेड्स उसके कितने हो गए, बजटेड वो हो गए 4.5 मिलियन। न्यू मशीनरी के ये ओवरहेड्स हो गए, तो टोटल ओवरहेड्स इन 6 मशीनरीज की होगी 5.3 मिलियन, और जो उन 6 मशीनरीज के प्रोडक्टिव आवर्स हैं 14,000। हो गया सॉल्व। तो इसको आइडियली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ले लें, दैट्स इट, ठीक है। चलें, अब 11 बज चुके हैं, तो अब इसको फिर कंटिन्यू करते हैं हम कल, ठीक है। उम्मीद है कि कल हमारी ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, आज हमें थोड़ा सा लेबर भी डिस्कस करना था, ठीक है। तो कल हम बेसिकली क्या देखेंगे, अगेन पैक क्वेश्चन बैंक का हमने ये देखना है कि भाई ये तो छोटी सी आपकी बात हो रही है कि भाई हम बजटेड ओवरहेड्स को लेते क्यों है, ठीक है। व्हाट इज द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट जो हम यूज करते हैं, हम एक्चुअल जो रेट हमें इनकर होगा ओवरहेड का, हम वो क्यों नहीं लेते, ठीक है। वो चीज हम डिस्कस करेंगे, फिर बहुत मजे की डिस्कशन हमारी स्टार्ट होगी, एलोकेशन अपोर्शनमेंट, ठीक है। बहुत मजे की ये चीज है, मुझे एटलीस्ट पर्सनली ये बहुत मजा आता है इसको करने में, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह कल से जो है वो करना शुरू करेंगे। तो मेन इन अदर वर्ड्स हमारी जो कैलकुलेशंस वाली बात आ जाएगी ना, वो फिर आएगी कल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, उनकी किस तरीके से प्रोडक्ट पे जो है वो ओवरहेड्स उनके एलोकेट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का, कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, है ना। एक यूनिट की जो इन्वेंट्री की जो हमने कॉस्ट बतानी है, उसमें हमने क्या फिगर लेकर जाना है, ठीक है। तो ये सारा काम आपका बेसिकली हेल्प करेगा आपको इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन कैलकुलेशन ऑफ प्राइसेस, कि भाई हम कितना प्राइस कोट करें पर यूनिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है।
तो बड़े मजे की डिस्कशन है, परेशान ना हो कि इतना ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशंस में आपका ज्यादा ही आपको लगता है, ठीक है। तो ये चीज इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। नो होमवर्क फॉर टुडे, आप लोगों ने लेबर की टेस्ट की तैयारी करनी है, अगर तो आपने शुरू नहीं की हुई, और व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझसे ईओक्यू का भी सवाल पूछा है, सुंदर से मेरे ख्याल से ऑनलाइन। हाँ जी सुंदर। बेटा मैं आपको जो है थोड़ा सा डिले से अगर रिप्लाई करूं, मतलब बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है, होपफुली, ठीक है जनाब। तो मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था। इसके अलावा जो है, इज देयर एनीबडीज क्वेश्चन जो मैंने मिस किया, क्योंकि कल मैं इसमें पूरा दिन जो है वो अपना फोन ऐसा चेक नहीं कर सकी थी, रात को जाके मैंने चेक किया है। तो अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं आज, तो वेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं रात तक या कल तक फिर रिप्लाई कर सकूं। नो होमवर्क फॉर टुडे बेटा, प्रिपेयर फॉर लेबर। अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मैं आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दूं, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।